तो कहानी शुरू होती है और हम नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। लेकिन लड़की ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, ज़ॉम्बीज उसको पकड़ ही लेते हैं और बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। यहीं पे सीन कट होता है और हम वेगार्ड और उसके फ्रेंड्स को गाड़ी में देखते हैं जो कि बर्फीले पहाड़ों के पीछे ऑक्स नाम की एक जगह पे जा रहे थे क्योंकि वेगार्ड की एक फ्रेंड सारा भी वहाँ पे रहती है। ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसी की अपोजिट साइड से इनकी 3 दोस्त और भी आ रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे ही दोस्त एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि इससे आगे इनकी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, इनको पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगार्ड अपनी स्नो बाइक पे आगे बढ़ने लगता है और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स भी पैदल पैदल उसके पीछे पीछे वो कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था। वहाँ पे ये लोग बर्फ़ में काफ़ी देर तक खेलते और काफ़ी मज़े भी मारते हैं। और रात को हम लोग देखते हैं जब लिव नाम की लड़की बाहर निकलती है ना, उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उसको किसी की परछाई भी दिख रही होती है। वो इससे डर के तुरंत ही अंदर आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बताती है। पहले तो उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन वो जब दरवाज़ा खोल के देखते हैं ना, उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो जाता है और वो पहले तो इनसे कॉफ़ी मांगने लगता है और ये लोग उसे कॉफ़ी दे भी देते हैं। और वो जैसे ही अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेता है ना, वहाँ पे उनकी बियर पड़ी होती है, वो भी बिना पूछे उठा लेता है और पीने लगता है जैसे कि वो तो उसका खुद का ही घर हो और बड़े आराम से राजा की तरह वहाँ पे बैठ के पी रहा था। अब उसकी बियर ख़त्म हो जाती है तो वो सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए और कौन हो। तो वो बूढ़ा व्यक्ति यहाँ के डार्क पास्ट के बारे में उन सभी बच्चों को बताने लगता है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ पे नाजी सोल्जर्स का राज हुआ करता था, जहाँ पे उन सब का कैप्टन हुआ करता था कैप्टन हर्जोग, जो कि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था और बड़ी ही बेरहमी से मार दिया करता था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो रहा था और उनको सज़ा देने की बारी आ रही थी तो वो सभी लोग डर के भाग गए। और सुनने में तो ऐसा आता है कि कैप्टन हर्जोग और उसकी जितनी भी सोल्जर आर्मी थी ना, यहाँ से भागते समय इतनी ठंड थी कि उसी ठंड में मारे गए। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे तो आज भी ऐसा नहीं लगता कि कैप्टन हर्जोग और उसकी आर्मी मारी गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो बुरी ईविल पावर्स आज भी जिंदा हैं और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वो वापस जिंदा ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनमें से जो रॉय नाम का लड़का होता है ना, वो इस बूढ़े व्यक्ति पे हंसने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ये सब बातों में विश्वास नहीं करते। और वो लोग क्या करते थे, कौन थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति रॉय का गला पकड़ लेता और कहने लगता है जब वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारा एक एक ऑर्गन निकालेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग कौन थे। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाकर थोड़ी ही देरी पे एक टेंट लगा लेता है और खाना खाने लगता है। लेकिन बाहर से उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है और बाहर जाके वो टॉर्च से देखता है ना, तो कुछ ही दूरी पे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। वो उसको भगा ही रहा था, लेकिन तब तक उसके पास एक दूसरा ज़ॉम्बी आता है और उसका गला काट देता है। बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी हिम्मत दिखा के वापस से टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी टेंट के अंदर भी घुस जाते हैं और उसको बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग वेगार्ड को देखते हैं जिसकी दोस्त सारा अब तक वहाँ पे नहीं आई थी। वो जब से आए सारा उनको दिखी ही नहीं थी, इसीलिए वेगार्ड तय करता है कि वो उसको ढूंढने निकल जाएगा अपनी स्नो बाइक में। और वो अपने दोस्तों को कहकर जाता है कि अगर मैं कल तक यहाँ पे नहीं आता ना, तो तुम लोग मेरी गाड़ी लेके मदद बुलवा लेना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वेगार्ड तो जा चुका है, लेकिन उसके दोस्त बूढ़े व्यक्ति की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे और वो अभी भी बर्फ में बिल्कुल मज़े मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग वेगार्ड को देखते हैं जो कि वहीं पे पहुंच चुका है जहाँ पे बूढ़े व्यक्ति को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। वो टेंट के अंदर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उसी बूढ़े व्यक्ति को देख के। वो देखता है कि वहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स भी होते हैं जिसमें खून होता है। उसको पता नहीं फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पीछा करता है। और जैसे ही वो फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहा होता है ना, वो एक सुरंग के अंदर गिर जाता है। और यहाँ कैबिन में हम लोग वेगार्ड के बाकी सारे दोस्तों को देखते हैं जिन्हें कीमती सोने से भरा हुआ बक्सा मिलता है। वो सब लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही नाजीज लोगों का सोना तो नहीं ना, जिसे ये लोग लेके यहाँ से भाग रहे थे, जैसा कि वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। लेकिन मार्टिन सबको कहने लगता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, इसे सच नहीं मानना चाहिए। फिर हम लोग रात होने के बाद देखते हैं कि अर्लैंड और लिव बाहर टॉयलेट में जाते हैं, लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद अर्लैंड तो वापस आ जाता है, लेकिन लिव अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आई थी। और लिव को टॉयलेट में ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बाहर से देख रहा है और वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसको काफ़ी गंभीर तरीके से घायल कर देता है। हम लोग देखते हैं कि लिव कैबिन के अंदर काफ़ी चीखते चिल्लाते हुए जा रही होती है,
लेकिन कैबिन में बाकी सारे दोस्त काफ़ी तेज़ म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, इसीलिए उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। लेकिन हैना नाम की लड़की को लिव की बाहर से चीख सुनाई देती है और वो तुरंत ही म्यूज़िक बंद करती है और बाहर देखने लगती है। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी वहाँ से लिव को उठा के लेके जाता और हैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के हैना कहने लगती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे सब कुछ एबनॉर्मली होने लग रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा। अब इसके बाद हैना अपने दूसरे दो दोस्तों के साथ बाहर लिव को ढूंढने लगती है, लेकिन लिव तो नहीं दिखाई देती। लेकिन एक बैग मिलता है उनको और वो बैग होता है सारा का, जो कि मूवी की शुरुआत से ही गायब है। इसके बाद तो उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैना जैसे ही बाहर देखती है ना, उसको तुरंत ही बाहर लिव का सर दिखाई देता है और ये सिर्फ उसका सर ही होता है, उसकी बॉडी नहीं होती। ये देख के हैना और भी ज़्यादा काफ़ी डर जाती है और दूसरी लड़की तो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने भी लगती है और उसकी चीख सुन के वहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीस आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दूसरी खिड़की से वो लड़की की चोटी पकड़ लेता है एक ज़ॉम्बी। ये तो बाकी सारे दोस्त मिलके जैसे तैसे करके उसकी चोटी काट लेते हैं और वो लड़की को वहाँ से बचा लेते हैं। और वो ज़ॉम्बीस इतने ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर थे कि हर तरफ से सिर्फ घर के अंदर तोड़ के घुसना ही चाहते थे। ये देख के हम लोग देखते हैं कि हैना तो एक ज़ॉम्बी का हाथ भी काट देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उनके कपड़े देख के सारे ही लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वही नाजी ज़ॉम्बीस हैं। अर्लेंड तो सबको कहने लगता है कि सब लोग अपना ख्याल रखो, कहीं ज़ॉम्बीस तुम्हें मार ना डाले। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अर्लेंड को पीछे से एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसको बड़ी बेरहमी से मार भी डालता है। यहाँ पे सीन कट होता है और हम लोग वापस से गुफा में वेगार्ड को देखते हैं, जो कि एक मशाल बना लेता है और वो गुफा में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये तो एक खुफिया रास्ता है। और थोड़ा सा आगे जाने पे ही उसको कुछ हेलमेट्स दिखाई देते हैं जो कि पुराने समय के आर्मी के होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे वेपन्स भी पड़े होते हैं। और वो जैसे ही हेलमेट्स को देख रहा होता है ना, वहीं पे बाजू में सारा का सर भी पड़ा होता है। ये देख के तो वेगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बिल्कुल भी समय ना गवाए वहाँ गुफा से बाहर कूद जाता है। और वो जैसे ही बाहर आता है ना, वो बाहर निकलने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक ज़ॉम्बी खड़ा है और वो ज़ॉम्बी भी वेगार्ड पे कूद जाता है उसको काटने के लिए। लेकिन वेगार्ड उससे लड़ रहा ही होता है कि इतने समय तो दूसरी तरफ से एक और ज़ॉम्बी निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हम लोग कैबिन में देखते हैं जितने भी लोग बच चुके हैं ना, वो प्लान बनाते हैं कि दो लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाएंगे और दो लोग गाड़ी के पास जाके वहाँ से मदद बुला के लाएंगे। हम लोग देखते हैं कि मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका रहे होते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे आवाज़ के द्वारा बुला के। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि हैना और दूसरी लड़की गाड़ी की तरफ भाग रही होती हैं। दूसरी तरफ वेगार्ड भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ते लड़ते खाई के नीचे रस्सी से लटक जाता है। दूसरा ज़ॉम्बी भी उसके ऊपर लटक के गिर जाता है और वो उसके गले पे काफ़ी ज़्यादा काट भी लेता है। लेकिन वेगार्ड उससे फाइट करते करते उसको नीचे गिरा लेता है और खुद की जान तो रस्सी से बचा ही लेता है। दूसरी तरफ हम ये दोनों लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे हैना दूसरी लड़की से अलग हो जाती है भागते भागते और वो दूसरी लड़की को ज़ॉम्बीज़ काफ़ी बेरहमी से मार भी देते हैं। लेकिन वो लड़की मरने से पहले वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर था, उसके करंट से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करवाती है और काफ़ी ज़ॉम्बीज़ मर भी जाते हैं। अब इतना बड़ा ब्लास्ट सुनने की वजह से सारे ही ज़ॉम्बीज़ का जो कैप्टन था ना हरजोग, वो भी वहाँ पे पहुँच आता है। और हम लोग देखते हैं कि हैना भी एक पहाड़ी की चोटी तक पहुँच चुकी है, उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी होता है। हैना प्लान बनाती है कि वो यहाँ पे ये सारी ही आइस को तोड़ के नीचे गिर जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो नीचे गिर भी जाती है और वो बच भी जाती है क्योंकि इतनी सारी आइस थी। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके साथ जो दूसरा ज़ॉम्बी था ना, वो भी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो बर्फ़ के अंदर दबा हुआ था। इसीलिए हैना वहाँ से बाहर निकलती है और बड़ा सा पत्थर उठाती है और ठीक उस ज़ॉम्बी के मुंह पे मार के उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है। और दूसरी तरफ वेगार्ड रस्सी की मदद से ऊपर तो आ जाता है, लेकिन उसके गले पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, वो खुद ही अपने आप को टाँके लगाता है। और हम लोग देखते हैं कि गुफा से एक मशीन गन उठा के अपनी स्नो बाइक पे लगा लेता है और सभी को मारने के लिए अपने दोस्तों के पास आ रहा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्टिन और रॉय को देखते हैं जो कि वापस से कैबिन के अंदर घुस चुके हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख के। हम लोग देखते हैं कि रॉय एक आग वाली बोतल ज़ॉम्बी की जगह वहीं पे कैबिन में जला देता है, जिसकी वजह से कैबिन में आग लग जाती है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक छोटे से शेड में जाके छुप जाते हैं। वो दोनों को ही वहाँ शेड में काफ़ी सारे हथियार दिखाई देते हैं, वहाँ पे तरह तरह के हथियार थे। इसीलिए दोनों दोस्त तय करते हैं कि यहाँ से कुछ हथियार उठा के वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारेंगे। और वहाँ से हथियार लेके दोनों जने बाहर निकलते ही हैं कि उनके सामने से तो आर्मी आ रही होती है ज़ॉम्बीज़ की। दोनों ही जने बहुत बेरहमी से ज़ॉम्बीज़ को एक के बाद एक करके मारते ही जाते हैं। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन इतनी देर में तो हम लोग देखते हैं कि पीछे से वेगार्ड वहाँ
वहाँ पे पहुँच जाता है अपनी स्नो बाइक और मशीन गन के साथ, और वो भी एक के बाद एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारते ही जाता है अपनी मशीन गन से। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ कम होने का नाम ही नहीं लेते। वेगार्ड नीचे उतर के भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वेगार्ड को पीछे से 5-6 ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसको बड़ी बेरहमी से अलग अलग करके मार देते हैं। ये मार्टिन सामने से देख रहा होता है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्से में हम लोग मार्टिन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को अंधाधुंध कुल्हाड़ी से मार रहा होता है, और तभी पीछे से हैना आ जाती है। लेकिन मार्टिन ये नहीं देखता कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी, वो उसके गले पे कुल्हाड़ी मार देता है और वहाँ पे हैना भी मर रही होती है। ये देख के वो और भी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। लेकिन ये समय अफसोस करने का नहीं था, क्योंकि सामने कैप्टन हर्जोग और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ के साथ आ रहा था, और उनको देख के मार्टिन वापस से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। लेकिन इसी लड़ाई के समय हम लोग देखते हैं कि मार्टिन को हाथ पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, इसीलिए मार्टिन भी डरता नहीं है। वो कुल्हाड़ी से अपना एक हाथ ही काट लेता है और वो हर्जोग को देख के हंसने लगता है। देख भाई, मैं अब इन्फेक्ट नहीं होने वाला, मैं तेरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा। लेकिन तभी मार्टिन के पैरों के पास से बर्फ से एक दूसरा ज़ॉम्बी निकल आता है और मार्टिन को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मार्टिन उसको भी पैर से मार मार के ख़त्म कर देता है। अब हम लोग चारों ही तरफ देखते हैं कि मार्टिन और रॉय दोनों ने ही मिलकर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है, लेकिन उन सबका कैप्टन हर्जोग अभी भी जिंदा था, उनके सामने खड़ा था। रॉय और मार्टिन अब दोनों एक दूसरे को देख के कहने लगते हैं, अब तो सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी, हम इसको मार के ख़त्म करते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हर्जोग अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगता है और पूरी ही ज़मीन हिलने लगती है, और कुछ ही देर में जितने भी ज़ॉम्बीज़ मरे थे ना, वापस से उठ खड़े होते, और जितनी आर्मी पहले थी वही ज़ॉम्बीज़ की आर्मी वापस आ चुकी थी। ये देख के तो रॉय और मार्टिन वापस से भागने लगते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर्जोग के पास एक हथौड़ी पड़ी थी, वो भी लेके उनके पीछे भाग रहा होता है, और हम रॉय को देखते हैं जिसका पैर एक टहनी में फंस जाता है, और तभी हर्जोग उसके सर पे हथौड़ी मारता है, और हम लोग देखते हैं कि रॉय का इंटेस्टाइन एक पेड़ में फंसने की वजह से बाहर आ जाता है, और इसी बेरहमी से रॉय भी मर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो हर्जोग था ना, रॉय के पॉकेट में से एक बहुत ही कीमती घड़ी निकालता, और ये वही घड़ी थी जो कि उस खजाने में पड़ी थी जो कि इन लोगों को मिली थी। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जितने भी नाजी ज़ॉम्बीज़ हैं ना, ये अपने कीमती खजाने के लिए ही इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ देख के मार्टिन तुरंत ही वो कैबिन की तरफ भागने लगता है जहाँ पे खजाने का बक्सा पड़ा था। वहाँ पे सब कुछ जल चुका था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बक्सा पूरा नहीं जला था। वो उसको उठाता है और कैप्टन हर्जोग के हाथ में दे देता है। अब वो बक्सा वापस मिल जाने के बाद हर्जोग भी एकदम ही नॉर्मल हो चुका था, और हम लोग देखते हैं कि मार्टिन भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, और काफ़ी देर तक भागते भागते मार्टिन वापस से गाड़ियों तक आ चुका था, और वो चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलता और अंदर बैठ के भाग ही रहा होता है। लेकिन गलती से मार्टिन की पॉकेट में भी एक कीमती सिक्का आ चुका था, जिसका पीछा करते करते हर्जोग भी वहाँ पे पहुँच आता है, और वो भी गाड़ी के शीशे को पंचेस मार मार के तोड़ना चाहता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि हर्जोग ने पंचेस मार मार के मार्टिन की कार का शीशा तोड़ दिया, और वो मार्टिन को पकड़ लेता है। तब तक वहाँ पे और भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ पहुँच आए थे जो कि कार पे चढ़ने लगते हैं। उन सबको देख के मार्टिन तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करता है और स्पीड में वहाँ से निकलता है, जिसकी वजह से बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ तो गिर जाते हैं, लेकिन हर्जोग ने मार्टिन को कस के पकड़ लिया था, इसीलिए वो गाड़ी से साइड में लटकने लगता है। लेकिन मार्टिन भी दिमाग लगाता है और गाड़ी को स्पीड में चलाने लगता है, क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रही होती है। वो ट्रक के एग्जैक्ट बाजू में से गाड़ी निकालता है, जिसकी वजह से हर्जोग ट्रक से टकराता है, और इसी एक्सीडेंट में हर्जोग का एक हाथ कट जाता है और वो मार्टिन की गाड़ी में आके गिर जाता है। अब मार्टिन तो भाग जाता है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर होता है ना, वो हर्जोग को देखने आता है, लेकिन हर्जोग बहुत ही बेरहमी से ट्रक ड्राइवर को वहाँ पे मार देता है और वापिस से अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के पास आता है और उनको ऑर्डर देने लगता है कि इंसानी बस्ती की तरफ जाओ। अब दूसरी तरफ हम लोग कार में मार्टिन को देखते हैं जिसे चक्कर आ रहे थे, और चक्कर आने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, और इसी एक्सीडेंट में वो बेहोश हो जाता है, और उसको वापस जब होश आता है वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है, जब उसके सामने कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ करने आए होते हैं, और मार्टिन उनको सब सच बता देता है कि पिछले दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती, और तो और उसके जितने भी दोस्त मर गए ना, उन सब की मौत का जिम्मेदार भी वो मार्टिन को ही ठहराते हैं, और उसको कहने लगते हैं कि तुम बस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुन के मार्टिन तो बौखला जाता है, लेकिन तभी जो डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की थी ना, उसके पास आता है और कहने लगता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो मार्टिन को कहने लगता है कि तुम्हारा हाथ कट चुका था, लेकिन तो खुशकिस्मती समझो कि वो हाथ गाड़ी में ही पड़ा था, और वो वापस से हमने तुम्हारे हाथ के साथ जोड़ दिया।
और जैसे ही मार्टिन अपना हाथ देखता है ना, वो तो हर्जोग का हाथ था जो कि डॉक्टर्स ने उसके हाथ में वापस से जोड़ दिया। और वो डॉक्टर्स को कहने लगता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, इसे वापस से निकालो। मार्टिन ये सब कह ही रहा था तब तक उसका हाथ बेकाबू हो जाता है और वो जंजीर को तोड़ के उसी डॉक्टर को मार भी देता है। और वो वहाँ पे और कुछ कर पाता तब तक वहाँ पे 3-4 लोग उसको पकड़ लेते हैं और नर्स उसको बेहोश कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग हर्जोग को देखते हैं जो कि इंसानी बस्ती में एक इंसान के घर में घुस के उस घर के मालिक को मार देता है और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे वो नाजी डॉक्टर को अपना हाथ वापस से ठीक करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर वही हाथ लेके आता है जो कि मार्टिन ने ज़ॉम्बी बनने के डर से अपना ही हाथ काट दिया होता है। डॉक्टर जैसे ही हर्जोग के हाथ के पास वो हाथ लेके जाता है ना, हर्जोग इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो हाथ अपने आप ही जुड़ जाता है और देखते हैं कि हर्जोग का हाथ भी ठीक हो चुका होता है। और हर्जोग अब सीधा ही कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहाँ पे मरे हुए नाजी सोल्जर्स को दफनाया हुआ था उन्हें जिंदा करने। लेकिन नाजी डॉक्टर उसे कहने लगता है कि ये सब लाशें अब गल चुकी है और सिर्फ कंकाल बचे हैं, ये वापस जिंदा नहीं होने वाले। अगर तुम्हें और भी आर्मी चाहिए तो जिंदा लोगों को मारना होगा और उन्हें अपने वश में करना होगा। इसीलिए हर्जोग वहीं के एक आस पास के चर्च में जाता है और वहाँ पे सिर्फ प्रीस्ट होता है और उस प्रीस्ट को मार देता है और उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसको भी एक ज़ॉम्बी बना देता है। और हम लोग देखते हैं कि प्रीस्ट भी उसका स्लेव बन जाता है और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। और अब हम वापस से यहाँ पे मार्टिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे सामने ही पुलिस भी बैठी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बॉबी नाम के एक छोटा सा बच्चा चुपके से अंदर घुस आया और वो मार्टिन का हर्जोग वाला हाथ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो ज़ॉम्बी वाले हाथ की तस्वीर लेके ज़ॉम्बी स्क्वाड को भेज देता है। अब ये ज़ॉम्बी स्क्वाड है ना, इसका तो काम ही ये है कि ज़ॉम्बीज़ को हंट करना और उन्हें ख़त्म करना। ये देख के मार्टिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस बच्चे को लालच दे के पहले तो अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेता है और बाहर देखने लगता है। बाहर तो पुलिस वाले थे इसलिए ठीक बाहर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो सोचने लगता है। लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि हर्जोग का जो हाथ था ना वापिस से एक उल्टा काम कर देता है। वो बच्चे को जोर से झटकता है जिसकी वजह से बच्चा खिड़की से बाहर जाके गिरता है। मार्टिन ये देख के डर जाता है इसीलिए बच्चे को देखने जाता है। वो बच्चा बॉबी वहाँ पे बेहोश पड़ा था इसीलिए मार्टिन उसकी छाती पे प्रेस करने लगता है। लेकिन हाथ की वजह से वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर देता है कि बच्चे की सब हड्डियाँ टूट जाती है और बॉबी वहीं पे मर जाता है। अब ये पूरा ही सिलसिला पुलिस वाला पीछे खिड़की से देख रहा था। अब ये देख के मार्टिन वहाँ से भागने लगता है लेकिन पीछे पुलिस वाला भी आ रहा था, इसीलिए वो हाथ वहाँ से मर्सिडीज का लोगो निकालता और सीधा ही पुलिस वाले के सर पे मारता और उसको भी ख़त्म कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो हाथ एक गाड़ी का शीशा तोड़ता है, गाड़ी को चालू करता और अपने आप ही गियर लगा के वहाँ से मार्टिन को भगवा देता है। यही गाड़ी में बॉबी का फ़ोन भी मार्टिन के साथ था जहाँ पे ज़ॉम्बी स्क्वाड का फ़ोन आता और वो मार्टिन से सारी ही पूछताछ करने लगते हैं। तब मार्टिन ज़ॉम्बीज़ और हर्जोग के बारे में सारी ही सच्चाई उन्हें बता देता है और वो ज़ॉम्बी स्क्वाड कहने लगती है कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी स्क्वाड मार्टिन को कहने लगते हैं कि तब तक तुम ये पता करके रखो कि ये बर्बादी के पीछे ज़ॉम्बीज़ का क्या कारण है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर होता है डैनियल और उसकी 2 असिस्टेंट्स भी होती हैं जिनका नाम होता है मोनिका और ब्लैक। थोड़े समय के बाद वो मार्टिन के शहर में पहुँच भी आते हैं और उनको लोकेशन भी मिल जाती है मार्टिन की। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो कुछ हथियारों की शॉपिंग कर लेते हैं ताकि ज़ॉम्बी से लड़ने में काम आ सके। अब दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में हम लोग मार्टिन को देखते हैं जहाँ पे एक क्लर्क की मदद से उसको पता चलता है कि हर्जोग कौन था। हर्जोग हिटलर का काफ़ी खास आदमी हुआ करता था, जहाँ पे हिटलर ने हर्जोग को एक टास्क दिया था कि जॉय सिटी को बर्बाद करके रख दिया जाए। लेकिन हर्जोग अपनी आर्मी से जॉय तक पहुँचता उससे पहले ही ऑक्स के लोगों ने उसको मार दिया। अब ये ऑक्स वही जगह है जहाँ पे मार्टिन और उसके दोस्त मज़े करने गए थे। अब मार्टिन वहाँ का मैप उठा के देखने लगता है कि जॉय कहाँ पे पड़ती है। तो जॉय वही सिटी है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम है और जिसमें यहाँ पे मार्टिन खड़ा है। ये देख के वो डर ही जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर देखते हैं कि हर्जोग भी अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे पहुँच चुका है और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मार के उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हर्जोग भी म्यूजियम में एंट्री लेता है। उसको देखने के बाद तो मार्टिन और क्लर्क भी वहाँ पे मूर्ति बन के छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हर्जोग उन्हें कुछ भी नहीं करता, वहाँ का मैप उठाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन और क्लर्क जैसे ही बाहर आते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि बाहर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे। अब बाहर आके मार्टिन भी अपने हर्जोग वाले हाथ से एक तो ज़ॉम्बीज़ को तो मारता है, लेकिन वो जैसे ही एक ज़ॉम्बी के सर पे हाथ रखता है ना, वो ज़ॉम्बी वापस से ज़िंदा हो जाता है और उसके वश में हो जाता है। ये देखकर मार्टिन भी समझ चुका था कि हर्जोग के पास जो जो पावर्स है अब वो उसके पास भी आ चुकी है। लेकिन उतनी ही देर में वो ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी के सर पे कोई कुल्हाड़ी मार के उसे वापस मार देता है। और ये और कोई नहीं ज़ॉम्बी स्क्वाड का लीडर डैनियल होता है, जो कि अपनी 2 असिस्टेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो तो उसके साथ सेल्फीज निकलवाने लगता है कि मैंने एक ज़ॉम्बी को मार दिया। लेकिन मार्टिन अपनी शक्तियों से वापस वो ज़ॉम्बी को जिंदा कर देता है। ये देख के डैनियल तो चौंक जाता है और उसको आइडिया देने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं तो तुम वो रशियन सोल्जर्स को क्यों जिंदा नहीं कर लेते जिन्हें के हर्जोग ने मार दिया था, और वो तो उसके दुश्मन भी थे। तुम उन्हें वापस से जिंदा करके एक आर्मी बना सकते हो जिसकी मदद से हम लोग भी हर्जोग से लड़ पाएं। अब ये चीज सुनने के बाद मार्टिन भी उसको हाँ कर देता है। लेकिन जो डैनियल है ना, वो उसको कहने लगता है कि वो सारी ही लाशें जो थी ना वो बर्फीले इलाके में दफनाई गई थी, इसीलिए हमें वहाँ पे जाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मार्टिन, डैनियल और वो ज़ॉम्बी गाड़ी के साथ वहाँ पे जाने लगते हैं। लेकिन जो 2 असिस्टेंट्स थी डैनियल की, वो क्लर्क के साथ वहीं पे रुकती हैं ताकि वहाँ पे हर्जोग आए तो वो उसका ध्यान भटका सके। अब ये तीनों को दूर से ही हर्जोग दिखाई देता है, जो कि अपने टैंक से आगे बढ़ रहा होता है और लोगों को कुचले जा रहा था और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल भी किए जा रहा था। और अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग वो ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे, इकट्ठा करके उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन वो दोनों ही असिस्टेंट लड़के क्लर्क को कहने लगते हैं कि हमें यहाँ के बारे में पता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और वो ज़ॉम्बीज़ को लेके आओ। पहले तो क्लर्क नहीं मानता, लेकिन फिर चला भी जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ध्यान भटका के उन्हें ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर्जोग अपने मेन सोल्जर्स को उसके पीछे नहीं जाने देता। लेकिन जो नॉर्मल लोगों को ज़ॉम्बीज़ बनने दिया था वो उसके पीछे चले जाते हैं और बॉम्ब की मदद से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ मर भी जाते हैं। ये तीनों तो खुश होने लगते हैं, लेकिन हर्जोग दूर से ही इनको देख लेता है और हर्जोग इन तीनों को दूर से ही देख के अपने आर्मी टैंक से फायर करने लगता है और इन पे काफ़ी सारी गोलियां बरसाता है। और उसको दूर से ही लगता है कि ये तीनों मर गए होंगे लेकिन बच चुके थे। अब हर्जोग इन पे ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है अपनी आर्मी और टैंक के साथ। और दूसरी तरफ हम लोग मार्टिन और डैनियल को देखते हैं, जिनकी गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। अब कीचड़ से निकालने के लिए टायर के आगे कुछ रखना पड़ेगा, इसीलिए डैनियल उसको कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी को जिंदा करके वापस से तो यहाँ पे लाए हैं, तो इसी को बीच में रख देते हैं। और वो ज़ॉम्बी की मदद से गाड़ी को निकाल भी लेते हैं और बेचारे ज़ॉम्बी का तो बुरा हाल हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस कब्रिस्तान तक पहुँच चुके थे जहाँ पे रशियन सोल्जर्स को दफनाया गया था। इसके बाद जो हर्जोग का हाथ था ना, मार्टिन उससे जोर से नीचे पंच मारता है, जिसकी वजह से जितने भी रशियन सोल्जर्स थे ना वो वापस से जिंदा हो जाते और उठ खड़े होते हैं। और उसमें से जो रशियन कमांडर था ना वो चलते हुए मार्टिन की तरफ आता है। पहले तो उसे देख के मार्टिन डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि ये सारे लोग तो उसको लीडर समझ रहे हैं, इसीलिए उसको महफूज भी फील होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर हर्जोग की पूरी ही आर्मी और मार्टिन की पूरी ही आर्मी जितनी थी, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। पहले तो हर्जोग देख के चौंक जाता है कि मार्टिन के साथ इतने सारे लोग कहाँ से आए, और वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि ये वही रशियन सोल्जर्स है जिन्हें कि हमने मार के दफना दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वापस से कैसे जिंदा हुए। तभी मार्टिन उसको वो हाथ दिखाने लगता है कि कैसे तेरा हाथ मेरे पास आ गया। और हम रशियन सोल्जर और वो हर्जोग को देखते हैं, जो कि एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे, क्योंकि बहुत ही पुराने दुश्मन जो थे दोनों। और ऐसे ही देखते देखते दोनों ही आर्मीज में जंग छिड़ जाती है और हम लोग रशियन मेन कमांडर को देखते हैं, जो कि हर्जोग की तरफ उसे मारने जा रहा होता है। और बीच में काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे जिन्हें वो ख़त्म किए जा रहा था। अब इसी झगड़े को रोकने के लिए हम लोग देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ पे पहुँच आती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पे तो हर्जोग एक टैंक ही चढ़ा देता है पूरा का पूरा। अब पुलिस भी ये देख के तो समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज़ के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। वो सभी लोग भाग के एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। और ये चीज़ देख के मार्टिन डैनियल को कहने लगता है कि वो टैंक की इनकी पावर है, जाकर वो टैंक को काबू में कर लो। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो मेन रशियन कमांडर था ना वो हर्जोग के पास पहुंच चुका था उससे लड़ने के लिए, और उसको काफ़ी मारता भी है। तब तक हम लोग देखते हैं कि डैनियल की 2 असिस्टेंट्स और क्लर्क भी वहाँ पे पहुँच आए थे। और ये सब चीज़ों के बाद जो मार्टिन की आर्मी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, और दूसरी तरफ हमें हर्जोग की आर्मी जो है ना वो हारती हुई दिखाई दे रही थी। और अब रशियन कमांडर और हर्जोग की लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि रशियन कमांडर उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसको एक कुल्हाड़ी मार देता है और रशियन कमांडर वहीं पे गिर जाता है। और इसी की मदद से जो हर्जोग होता है ना एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और रशियन कमांडर को बड़ी बेरहमी से मुंह में मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब रशियन कमांडर के मरने की वजह से तो मानो पूरा तख्ती पलट गया, और इसी के वजह से वापस से जो मार्टिन की टीम थी ना वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अब मार्टिन सोचने लगता है कि यही
सही सही टाइम में मुझे हरजोक को मारना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं ना वो हरजोक की वजह से जिंदा है। अगर वो ख़त्म तो ये आर्मी भी ख़त्म। और हम मार्टिन को भी देखते हैं जो कि दौड़ते हुए हरजोक को मारने के लिए एक रूम में घुस जाता है और वो कमरे में दोनों ही लड़ने लगते हैं। और हम लोग हरजोक को देखते हैं जो कि मार्टिन को काफ़ी मार रहा होता है, लेकिन अब मार्टिन के पास भी तो हरजोक का एक हाथ था, वो भी पीछे नहीं रहता। और दूसरी तरफ हम लोग डैनियल को देखते हैं जो कि वहाँ पे टैंक के अंदर घुस जाता है और दो ज़ॉम्बीज़ को गन से मार भी देता है और वो उस टैंक को काबू में कर लेता है और वो सीधा वही कमरे में टैंक को घुसा देता है जहाँ पे दोनों लड़ रहे थे। अब ये दोनों टैंक पे चढ़ के भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। अब बाहर हम लोग देखते हैं जहाँ पे दूसरी जंग छिड़ी हुई थी ना, वहाँ पे जितने भी रशियन सोल्जर्स थे जो कि मार्टिन के साथ थे वो सभी मर चुके थे और वहाँ पे सिर्फ नाजी सी दिखाई दे रहे थे। और ग्राउंड पे मार्टिन के सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, वो 2 असिस्टेंट लड़कियां और एक वो क्लर्क, जहाँ पे उस क्लर्क को तो एक ज़ॉम्बी तुरंत ही मार देता और अब वो सिर्फ 2 लड़कियां ही बची थी जो कि चारों ही तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी। वापस से डैनियल को देखते हैं जो कि एक और ज़ॉम्बी को मार के वहीं पे टैंक को रोक लेता है और इसी ब्रेक की वजह से मार्टिन सामने वाली गाड़ी पे जाके गिरता है। और अब आखिर में हम लोग देखते हैं कि हरजोक मार्टिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अंदर से डैनियल है ना हरजोक के सर पे एकदम निशाना लगा के टैंक को फायर करता है, जिसकी वजह से हरजोक का सर ही उड़ जाता है और हरजोक वहीं पे मर जाता है। और हरजोक के मरने के साथ ही उसकी जितनी भी आर्मी थी ना वो भी सब मर जाते हैं, इसीलिए वो 2 असिस्टेंट लड़कियां भी बच जाती हैं। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मार्टिन की जीत हो चुकी है। अब वो जो ज़ॉम्बी स्क्वाड थी ना वो तो अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे थे, लेकिन हम लोग मार्टिन को देखते हैं जो कि वापस से कब्रिस्तान आ चुका था और वो वापस से अपनी हैना नाम की दोस्त को जिंदा कर लेता है और वो वापस एक अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। और ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ये ज़ॉम्बी मूवी जा रही होती है, लेकिन ये हैप्पी एंडिंग तब पूरी ही तरीके से घूम जाती है जब हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में वापस से नाजी डॉक्टर को देखते हैं जो कि हरजोक के सर के साथ कहीं पे जा रहा था, जहाँ पे वो सर अभी भी जिंदा था और उसकी आंखें खुलती हैं और ये पार्ट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरी ही मूवी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।